सबसे पहले अपने पास एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन से एग्जाम्पल है? फर्स्ट जैसे इन्होंने बताया कि हम एथीन में क्या डालेंगे, हाइट इसका रिडक्शन करेंगे NiPT वही क्या बनेगा, एथेन बनेगा ना। यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखी जाएगी वह यहाँ पर इसकी जो पावर है एथीन बोले तो C2H4 और H2 इन दोनों की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि कैटालिटिक रिएक्शन है, कैटालाइटिक रिएक्शन है। समझ में आ रही बात? ये कौन से ऑर्डर की है? जीरो ऑर्डर। फिर अगर कोई बोले कि अमोनिया आप बना रहे हो तो अमोनिया को भी तो आप तोड़ते हो, अमोनिया प्लेटिनम सरफेस पे टूटता है, किसमें टूटता है? N2 में प्लस 3H2 में, 3H2 गैस में और N2 गैस में, अमोनिया भी गैस है, तो ये भी क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा वह अमोनिया की कंसंट्रेशन 2 पे डिपेंड नहीं करेगा, 0 पे डिपेंड करेगा। सर 0 पे डिपेंड करेगा। रेडिएशन वाली रिएक्शन है भी क्या है? रेडिएशन वाली भी जीरो ऑर्डर है। रेडिएशन में हमने आपको बताया था कौन सी? H2 प्लस Cl2। यहाँ पे सनलाइट रेडिएशन डाला था तो 2HCl, यहाँ पर रेट हमने लिखा था तो H2 की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं कर रही थी और Cl2 से भी इंडिपेंडेंट थी, तो ये सब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो लिख लो जीरो ऑर्डर के एग्जांपल्स। लाफिंग गैस भी प्लेटिनम सरफेस पे टूटती है तो वह भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इतना ही लिखा है, जितना है उतना ही लिख लो, बाकी लिखाने के लिए तो हम बहुत कुछ लिखा सकते हैं। नेक्स्ट है N2O, ये PT सरफेस पे टूटती है। N2O का मतलब जानते हो आप? 2N2 में जाएगी O2 बनाएगी। कौन सी गैस है? नाइट्रस या नाइट्रिक? नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है? देखो ऑक्सीजन पे -2 है, तो अकेले नाइट्रोजन पे प्लस के 2, तो एक नाइट्रोजन पे प्लस का 1 है। क्या है? प्लस का 1 है, तो नाइट्रस होगा या नाइट्रिक? नाइट्रस होगा ना, कम ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये भी यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2O की पावर 0, क्योंकि PT है। क्या है? PT। ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन भी कौन सा है? ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन। इतने एग्जाम्पल याद नहीं करने, आपको तो बस समझना। एसीटोन ये होता है सबसे कम कार्बन का कीटोन एसीटोन, जिसका यूपीएससी नाम क्या है? प्रोपेन 2O है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की है, 2 पे कीटोन ग्रुप है, तो O आया है। बाकी कॉमन नाम है इसका एसीटोन। इसका क्या करा रहे हैं? ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन हमेशा CCl4 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ करवाऊंगा तो यहाँ पर हम क्या लेंगे बताओ? सनलाइट लेंगे कि रेडिएशन लेंगे? एक ही बात है, सनलाइट और रेडिएशन। तो ये ऐसा बन जाएगा CH3COO CH2Br और HBr हो जाएगा। आ रही समझ में? तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन की पावर 0 और Br2 की पावर भी 0। आ गया समझ में? लिखो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हेडिंग डाल लो, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में लिखा रहे पहले। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
बाय टी इक्वल्स टू 0 टाइम पे यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ए ये 0 आफ्टर सम टाइम इसमें से x मोल खत्म हो गए, ये x बन गए और जब टाइम कंप्लीट हुआ रिएक्शन कंप्लीट हो गए एट द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ये 0 हो जाएगा पूरा रिएक्टेंट ये तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा टी टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए टी टाइम कौन सा टाइम टी टाइम और उसकी पावर क्या हो जाएगी बताओ फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 हो जाएगी आ रही बात समझ में और ये क्या होता है बताइए ये होता है dx बाय dt या dc बाय dt हमने वेरिएबल x माना है इस वजह से x लिख रहे हैं समझ में आ रही बात तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे या नहीं हटाते बाद में हटा देंगे तो a माइनस एक्स की पावर क्या हो जाएगी तो यहाँ से हो जाएगा dx डिवाइड बाय dt इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है a माइनस एक्स मन में आगे बात इक्वेशन नंबर फर्स्ट मन में आगे बात तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन a माइनस एक्स की पावर पे डिपेंड कर रहा है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है क्या है तो वही लिखा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लिखो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हेडिंग डालेंगे इसमें लिखेंगे इन दिस केस द रेट ऑफ रिएक्शन इन दिस केस सबसे ऊपर वॉशरूम जाए फिर तेरा भी पढ़ाएगा नहीं पढ़ाऊंगा अभी तो सस्पेंशन कोलाइडल क्या लिखा है इन दिस केस द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the first power is directly proportional to the first power ब्रैकेट में लिख दो यूनिट पावर of the concentration of reactant at a particular time t अरे आ गया समझ में मतलब फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वहां पे जीरो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था यहाँ पर कौन सी पावर के फर्स्ट पावर तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बताओ ग्राफ क्या कैसे प्लॉट होगा इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं यहीं पे कर लेते हैं ग्राफ तो बताओ यहाँ पर हम लिख दिया dx बाई dt क्या है ये रेट है रेट ही तो है dx बाई dt और ये है कंसंट्रेशन क्या है कंसंट्रेशन कौन सी कंसंट्रेशन 8 टाइम t नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन 8 टाइम t तो 8 टाइम t पर कंसंट्रेशन है तो बताओ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो रहा है क्योंकि ये y एक्सिस में दिख रहा है ये x एक्सिस में दिख रहा है तो ये इसका मल्टीप्लाई फैक्टर a में और ये इसके आगे प्लस में कुछ नहीं है तो इंटरसेक्ट जीरो है तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और यहाँ पर जो स्लोप आएगा वह k1 के इक्वल आएगा स्लोप पॉजिटिव आया है समझ रहे हो पॉजिटिव क्यों आया स्लोप क्योंकि k1 की वैल्यू पॉजिटिव है ऑलरेडी आ गया समझ में अब इस इक्वेशन 1 में x वाली टर्म को एक तरफ लिखना है और t वाली टर्म को एक तरफ लिखना है तो इधर देखो dx के अपॉन में क्या जाएगा a माइनस 1 यहाँ पर क्या करेंगे k1 और इधर किसको मिलेंगे dt को तो ये इक्वेशन 2 आ गई अब इस इक्वेशन 2 का बोथ साइड में क्या करेंगे इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 2 इन बोथ साइड में इंटीग्रेशन करने पर तो इंटीग्रेशन करो dx ये 1 माइनस x dx डिवाइड बाय 1 माइनस x इक्वल्स टू k1 को हम बाहर लिख सकते हैं
अब देखो इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, बहुत सारे लोगों को इंटीग्रेशन भी नहीं आता है। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x होता है। ln x का मतलब होता है जब बेस log का बेस e होता है तब ln डिफाइन होता है। और ये e की वैल्यू क्या होती है? e की वैल्यू होती है 2.71 होता है। एक्सपोनेंशियल है, क्या है? एक्सपोनेंशियल। और जब 10 बेस होता है तो उसको जनरल लॉग बोलते हैं। 10 बेस में लॉग डिफाइन होता है। और ई बेस को 10 बेस में ले जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो बताओ क्या हो जाएगा? ये इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू का होगा, तो नीचे वाली वैल्यू का होगा तो क्या हो जाएगा? बताओ, बोलो। भाई 1/x ही तो है नीचे, तो ln a माइनस एक्स क्या हो जाएगा? इसको इधर देखना है, ln a माइनस एक्स। और अपॉन में क्या होगा? अपॉन में डिफरेंशिएट होगा, अपॉन में डिफरेंशिएट होगा। तो a का क्या हो जाता है? 0 और x का 1 हो जाता है। ऐसा ही होता है ना। आइलेट नहीं पढ़ाएगा तुमने? आइलेट तुम पढ़ा है? इंटीग्रेशन कैसे पढ़ा है? हाँ, सबसे पहले इनवर्स, फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, फिर आइलेट की फॉर्मूला क्या था? ILATE, एलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्री। कैसे यूज करते हैं? कुटर मेथड पढ़ा है? कुटर कुछ नहीं पढ़ा। फर्स्ट सेकंड नहीं पढ़ाया गया। 2 फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, उनके इंटीग्रेशन करना होता है। इनके इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। फोग गो का मतलब जानते हैं? f of gx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले अंदर वाली चीज का, फिर बाहर वाली चीज का। तो वही तो कर रहे हैं हम। हाँ, कोई बात नहीं। 11th 12th में नहीं पढ़ाएगा, 12th में तो है सिलेबस में। कोई बात नहीं, मैं इसे बोलना चाह रहा हूँ कि फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है, तो पहले इसका करेंगे फिर अंदर वाली चीज का भी किया जाएगा। अंदर वाली चीज का करते डिफरेंशिएशन। क्या करते? डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन नहीं करते, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो a का क्या हो जाएगा? a कांस्टेंट है तो 0, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में a क्या है बताओ? a कांस्टेंट है, क्योंकि x ही वेरिएबल है। फिर बाकी क्या बचा? -x। तो -x का क्या होगा बताओ? -x 1 क्या होगा? इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन? हाँ। और -x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? चलो ये बताएंगे। -x का इंटीग्रेशन बताओ रे, इसको इससे पूछ रहे हैं। हाँ ना, इंटीग्रेशन ऑफ -x dx क्या होगा? अब बताओ। अब अच्छा लग रहा है, अब तो बता सकते हैं तुम। हाँ भाई, माइनस तो बाहर निकालेंगे। x की पावर में 1 है तो 1 + 1 होगा, फिर यहाँ पे नीचे भी 2 लिखा जाएगा। तो -x² / 2 + c। अब तो आ गया ना समझ में? तो नीचे इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, नीचे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन करना होता है जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए, तो नीचे डिफरेंशिएट करना होता है। तो यहाँ पे नीचे डिवाइड में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो ये आ गया समझ में। तो आगे देखो, k1 क्या हो जाएगा बताओ? k1 क्या है? k1 तो कांस्टेंट है, तो वो तो बाहर आ जाएगा। और dt का t + c। यहाँ तो x के रेस्पेक्ट में हुआ है, इधर t के रेस्पेक्ट में हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा -ln a माइनस x = k1t + c। क्वेश्चन नंबर 3। अब c की वैल्यू को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? c की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन लगाते हैं। कौन सी कंडीशन लगाते हैं? व्हेन t = क्या होता है? 0। क्या होता है?
व्हेन t इक्वल्स टू 0। t पर अगर t 0 हो जाए तो बताओ x की वैल्यू क्या हो जाती है? t 0 होने पर x को भी 0 होना पड़ता है ना, क्योंकि वह कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। तो ये जो वैल्यू है इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो ln a माइनस 0 k1 t की वैल्यू क्या है 0 प्लस c। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, क्या आएगी इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू माइनस ln a आएगी ना। पुट द वैल्यू ऑफ c क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट c इन इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा ln a माइनस x इक्वल्स टू k1 t माइनस ln a। अब ये ln a वाली टर्म इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ मैं k1 t इक्वल्स टू ln a माइनस ln a माइनस x। आ गया समझ में? तो यहाँ से k1 की वैल्यू क्या आ गई बताओ? ये ना, क्योंकि ये तो log m माइनस log n हो गया तो अपॉन में चल जाएगा, ये आ जाएगा 1/t ln a अपॉन a माइनस x। ये आ गया समझ में? ln को log में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रेट आ जाए, फिर रेट यही क्या हो जाएगा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आ जाएगा। तब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखो, तो मल्टीप्लाई ध्यान तक लिख लो बस, और फिर कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, फिर इसको पढ़ाते हैं हम आगे। हाफ लाइफ तुम कैलकुलेट करेंगे। ग्राफ भी प्लॉट करेंगे इसके भी, बाद में प्लॉट करेंगे या अभी करें तुम करो, अभी तुम्हारे को न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ मैं। ln को log में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे ln कन्वर्ट इनटू log इज 10 बाय मल्टीप्लाई 2.303। तो ये हो जाएगा k1 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय t log a अपॉन a माइनस x। ये इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम देना। यही इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है। आ गया 5 नाम दे देना, 5 ही हुआ है, 6 कहाँ हो गया। ठीक है चलो, बाकी फिर बाद में पढ़ाया जाएगा।